नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 मई 2020 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, स्कीम है क्या और क्या बेनिफिट्स होंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की, क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन से संबंधित। तीसरे नंबर पर हिंदू का ये छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑयल प्राइसेस से संबंधित। और सबसे लास्ट में एक अलग से पुवर्टी से संबंधित इशू डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। अल्दो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम कैन प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। वैसे तो देखो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जिनको पहले एड्रेस करने की आवश्यकता है। इस स्टेटमेंट पर आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी प्रोविज़न ये है, राशन कार्ड होल्डर्स अपनी इंटाइटलमेंट के हिसाब से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सब्सिडाइज्ड मतलब सस्ता फूड ग्रेन प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें जाना पड़ता है डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप्स पर। बिल्कुल आसान भाषा में बात करें, राशन कार्ड पर जो एड्रेस होता है उसी एड्रेस के आसपास जो फेयर प्राइस शॉप होगी वहीं पर जाना होगा राशन कार्ड होल्डर को अपनी इंटाइटलमेंट को अवेल करने के लिए। किसी दूसरी फेयर प्राइस शॉप पर वो राशन कार्ड होल्डर जाएगा तो उसे फूड ग्रेन नहीं मिलेगा। लेकिन देखो इस रूल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि माइग्रेशन होता है बहुत सारे रीजन्स की वजह से, इंट्रा स्टेट माइग्रेशन भी और इंटर स्टेट माइग्रेशन भी। जैसे बहुत सारे लोग रूरल इलाकों से जाते हैं अर्बन एरियाज़ में काम करने के लिए। अब उनका राशन कार्ड है रूरल एरिया में, लेकिन वो अर्बन एरिया में है, सिटी में है, तो स्पेशल उनका शहर से गांव में आना सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्राप्त करने के लिए इतना तो देखो किराया लग जाएगा। चलो आप इंटर स्टेट की भी छोड़िए, इंटर स्टेट की सोचिए। यूपी बिहार का कोई माइग्रेंट वर्कर तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, काम कर रहा है, लेकिन राशन कार्ड यूपी बिहार का है, तो वो वापस यूपी बिहार थोड़ी ना जाएगा उस स्पेसिफिक फेयर प्राइस शॉप पर अपनी इंटाइटलमेंट प्राप्त करने के लिए। होना तो ये चाहिए ना कि राशन कार्ड एक बन गया तो वो पूरे भारत में काम करेगा, जहां मर्जी चाहे राशन कार्ड होल्डर अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सके। इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए है ये स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है, अभी देखो इसकी जो डेडलाइन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर दी गई है। अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो काफ़ी सारे फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, माइग्रेंट वर्कर्स पीडीएस फूड ग्रेन्स को यूनिवर्सली एक्सेस कर सकेंगे। नहीं फ़र्क पड़ता माइग्रेंट वर्कर्स किस स्टेट में काम कर रहे हैं, किस ज़िले में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने हिस्से का फूड ग्रेन मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा, कंज्यूमर्स एम्पावर होंगे। कैसे? देखो पहले क्या होता था, फेयर प्राइस शॉप पर जाते हैं राशन कार्ड होल्डर अनाज प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ जो शॉप ओनर्स हैं वो मिसबिहेव करते हैं राशन कार्ड होल्डर्स के साथ, अनाज कम भी देते हैं, खराब अनाज देते हैं। बहुत सारी शिकायतें काफ़ी बार होती हैं राशन कार्ड होल्डर्स की शॉप ओनर्स के अगेंस्ट, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। अब तो देखो अगर कंज्यूमर्स को लगता है ये पर्टिकुलर शॉप ओनर अच्छा नहीं है तो वो दूसरे के पास चले जाएंगे, क्योंकि उनकी मर्जी है, वो कहीं से भी अनाज प्राप्त कर सकते हैं। तो जो शॉप ओनर्स हैं वो धांधलेबाजी कम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कंज्यूमर आएंगे नहीं हमसे अनाज प्राप्त करने के लिए अगर हमने मिसबिहेव किया, हमने कम दिया, उनके साथ किसी प्रकार से धोखा किया, तो इससे कंज्यूमर एम्पावर होंगे। नेक्स्ट, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। देखो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है पीडीएस स्कीम का वुमेन को होता है, दूसरे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को होता है, डिप्रेस्ड क्लासेस को होता है। तो अगर ये स्कीम ज़्यादा अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट होती है तो ये सारे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो और ज़्यादा एम्पावर होंगे।
लास्ट पॉइंट एसडीजी से संबंधित है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हंगर और पुवर्टी से संबंधित जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से अचीव किया जा सकेगा इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन से। इवन देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकेगा। एक बात आपको बताऊं, पेपर 2 में और पेपर 3 में ऑलमोस्ट सभी जो टॉपिक्स हैं उनको आप एसडीजी से तो जोड़ ही सकते हो, मतलब सभी नहीं, ऑलमोस्ट सभी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप जरूर देखिए एसडीजी से उस क्वेश्चन को रिलेट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ इससे पॉइंट इंक्रीज किया जा सकता है बल्कि वैल्यू एडिशन भी होता है। एग्जामिनर को लगता है कि कैंडिडेट की जो सोच है वो मल्टी डायमेंशनल है। हमने देखो बेनिफिट्स की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है एक्सक्लूजन एरर। देखो अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है तो कंडीशन ये है, राशन कार्ड की सीडिंग होना जरूरी है, मैपिंग होना जरूरी है आधार कार्ड के साथ। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। दूसरा, कईयों का राशन कार्ड बना हुआ होगा लेकिन उस राशन कार्ड की अगर सीडिंग नहीं हुई, मैपिंग नहीं हुई आधार कार्ड के साथ, तो उसको भी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलना बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को एड्रेस करना एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए। दूसरा चैलेंज, कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए खास करके जो मजदूर हैं वो देखो दिन रात फिजिकल लेबर करते हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फेड हो जाते हैं। तो अब वो मजदूर जब जाएंगे फेयर प्राइस शॉप पर, अंगूठा लगाएंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, तो हो सकता है वेरिफिकेशन ना हो, तो इससे उनको उनका इंटाइटल फूड ग्रेन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, लॉजिस्टिकल इश्यूज। देखो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पीडीएस स्कीम को काफ़ी अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट किया है और बेनिफिशरीज को इंटाइटलमेंट भी ज़्यादा दिया है, मतलब अनाज ज़्यादा दिया है। काफ़ी स्टेट्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं पीडीएस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये स्टेट्स तो बोलेंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया ऑलरेडी हम हमारे राज्य के नागरिकों को बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हमें बोलोगे कि माइग्रेंट वर्कर्स को भी ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कीजिए, इस स्कीम का लाभ आप दीजिए, तो इससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के लाखों माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे राज्यों में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब। तो ये राज्य बोलते हैं, इनका कंसर्न है कि 10 लाख मान लीजिए हरियाणा में माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, तो इनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अगर हम देंगे तो हमारे ऊपर फिस्कल बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तमिलनाडु तो ये भी बोलता है कि हमारी स्कीम बहुत अच्छी है, हम अपने रेवेन्यू से एक अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट करते हैं इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। तो कैसे फिस्कल बर्डन शेयर होगा इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन का, ये डिसाइड करना एक बड़ा चैलेंज होगा। सबसे लास्ट में चैलेंज टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से संबंधित है। देखो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए क्योंकि बहुत सारा डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर आएगा। 750 मिलियन बेनिफिशरीज, 5,33,000 राशन शॉप्स और 54 मिलियन टन फूड ग्रेन एलोकेट करना है बेनिफिशरीज को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म की सहायता से। तो अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, ये भी एक चैलेंज होगा। लेकिन राइटर देखो सॉल्यूशन अच्छा देते हैं। राइटर कहते हैं मुश्किल तो है लेकिन सभी कंसर्न्स को, सभी चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया उससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे लेकिन हमने अच्छे ढंग से उन चैलेंजेस को एड्रेस किया और उसी प्रकार से जीएसटी का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उससे सीखकर हम इस स्कीम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
जैसे देखो, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था तो तमिलनाडु और गुजरात जैसे स्टेट्स को लगता था हम तो नेट एक्सपोर्टर्स हैं, और यूपी और बिहार ये स्टेट तो नेट कंज्यूमर्स हैं। तो तमिलनाडु और गुजरात जैसे स्टेट्स को लगता था कि जीएसटी के आने से हमें रेवेन्यू लॉस होगा। लेकिन जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न ये किया गया, अगर किसी स्टेट को रेवेन्यू का लॉस होता है तो पहले 5 सालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उस रेवेन्यू लॉस की भरपाई करेगी। हालांकि देखो वो बात अलग है, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, राइटर कह रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वादा नहीं निभा रही है, रेवेन्यू लॉस की भरपाई की बात तो कर दी लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। खैर देर सवेर सेंट्रल गवर्नमेंट को भरपाई तो करनी ही होगी, अभी पैसे कम हैं, समझ गए। तो ये इस जीएसटी के इस पॉइंट से आप सीखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में भी अगर कुछ स्टेट्स को लगता है, फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, कि हमारे यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स आए हुए हैं काम करने के लिए, उनको अनाज अगर देना पड़ेगा तो हमें नुकसान होगा, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है आप चिंता मत कीजिए, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। तो इन स्टेट्स के कंसर्न एड्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट चैलेंज कैसे एड्रेस किया जा सकता है? एक चैलेंज देखो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का है, जैसे विभिन्न राज्यों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जीएसटी में प्रोविज़न ये बना था कि एक काउंसिल इस्टेब्लिश हुई थी, जीएसटी काउंसिल, जो मिल के फैसले करती है। उसी प्रकार की एक काउंसिल वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी गठित की जा सकती है। ये काउंसिल इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े बड़े फैसले ले और विभिन्न स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करें। समय समय पर ये बॉडी, ये काउंसिल मिलती रहे और प्रॉब्लम्स को सोल्व करती रहे। समझ गए? तो ये दूसरी चीज़ है जो जीएसटी से हम सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ जीएसटीएन। ये जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन देखो टेक्नोलॉजी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इस जीएसटीएन का पूरा जो मालिकाना हक है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इस प्रकार का पैटर्न आप वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में भी फॉलो कर सकते हो। एक पीडीएस नेटवर्क आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। नीलकनी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित की गई थी 2011 के आसपास। इस टास्क फोर्स ने रेकमेंड भी किया था एक पोर्टल होना चाहिए, पीडीएस नेटवर्क, और इस पोर्टल पे जाके सभी जो बेनिफिशरीज हैं पीडीएस स्कीम के वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकें। ये नेटवर्क राशन कार्ड इशू करेगा, नए ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगा और ज़रूरी एनालिसिस भी जनरेट करेगा। हालांकि अभी तक इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो अभी आवश्यकता ये है इन रिकमेंडेशंस को मिला के वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए जो कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बल्कि उस पोर्टल पर ये सारे प्रोविज़न भी हों। बेनिफिशरीज रजिस्टर करवा सके अपने आप को, राशन की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके, ग्रीवेंसेस को हैंडल किया जा सके, ये सब चीज़ें। लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा जो क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूजन, इन सब इश्यूज़ पर इनको भी एड्रेस किया जाए। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन में हमसे जो गलतियां हुई उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने की आवश्यकता है इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे देखो काफ़ी समय तक ये चलता रहा कि जीएसटी पेयर्स को उनका रिफंड समय पर नहीं मिलता था। इससे कैश फ्लो में काफ़ी परेशानी हुई, फर्म्स को अपने ऑपरेशंस चलाने में काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन देखो अभी इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में समय पर अगर बेनिफिशरीज को अनाज नहीं मिलेगा तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। खाना आपको नहीं मिल रहा है, कहीं और से प्रोविज़न नहीं हो पा रहा है, तो हंगर इंक्रीज होगी, न्यूट्रिशन की समस्या पैदा होगी। काफ़ी सारे स्टेट्स में एक कानून लागू है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज। इस कानून के तहत अथॉरिटीज़ को निश्चित समय में सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल पर्सनस के अगेंस्ट फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए तो प्रॉपर टाइमलाइन रखी जाए
कितना समय लगेगा सर्विस को अवेल करने में। नेक्स्ट, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की गलती जिससे हम सीख सकते हैं। जैसे ही देखो जीएसटी आया, एमएसएमईज की शिकायत ये थी कि भैया आपने हमारे ऊपर कॉम्प्लायंस बर्डन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। मतलब ये पेपर फाइल करो, वो रिपोर्ट फाइल करो, क्या हम ये रिपोर्ट ही फाइल करते रहेंगे, काम कम करेंगे हम? तो ऐसा ना हो कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में जो पीडीएस शॉप ओनर्स हैं उनके ऊपर भी कॉम्प्लायंस बर्डन इंक्रीज कर दिया जाए, नहीं। नेक्स्ट गलती जिससे सीख सकते हैं, देखो शुरुआत में जो बेनिफिशरीज हैं उनको आज़ादी दी जाए कि अगर एक मेथड अपने आप को ऑथेंटिकेट करने का फेल हो जाता है तो दूसरे मेथड से वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकें। जैसे फिंगरप्रिंट अगर फेड हो गए हैं, नहीं मैच हो पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि शॉप ओनर उसको वापस भेज दे कि नहीं आप जाओ, कोई दूसरा मेथड भी होना चाहिए ताकि बेनिफिशरी अपनी इंटाइटलमेंट को प्राप्त कर सके। लास्ट में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है, अगर इम्प्लीमेंट होती है अच्छे से तो इससे हमारे समाज के बहुत सारे वर्गों को फ़ायदा होगा, खास करके माइग्रेंट वर्कर्स को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वंदे भारत मिशन के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जैसे ही जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ तो विदेशों में हमारे देश के बहुत से लोग फंस गए और बाद में उनको भारत में वापस लाने के लिए सरकार ने मिशन लॉन्च किया, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। जब ये मिशन सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी आवाज़ उठाई कि भैया आप माइग्रेंट वर्कर्स को तो भूल गए, लेकिन जो अमीर लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए आप बड़े बड़े मिशंस चला रहे हो, ये गलत बात है। तो आज के जो राइटर हैं वो बोलते हैं माइग्रेंट वर्कर्स ने जिन यातनाओं को झेला वो बहुत ज़्यादा दुखद है, लेकिन देखो इवन विदेशों में जो भारतीय फंस गए थे उनको भी सरकार भूल गई। जो एक्सपर्ट्स ये आवाज़ उठाते हैं कि आप विदेशों में फंसे अमीर लोगों को तो ले आते हो, उन्होंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, आप कंपैरिजन मत कीजिए। तो राइटर कहते हैं जैसे ही लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ बहुत सारे लोग तो अब होटल्स में रह रहे थे, हॉस्टल्स में थे, लेकिन एकदम से वो वापस अपने देश में आ नहीं सकते। होटल्स का एक दिन का किराया काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत सारे जो हॉस्टल्स में रह रहे थे उनको मकान मालिकों ने बोल दिया कि वायरस के फैलने के डर से आप यहाँ से चले जाइए, वो कहाँ पर जाएं। तो एकदम से सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं कि क्या पॉलिसी है, कब सरकार हमें इवैक्यूएट करेगी यहाँ से। सरकार की तरफ से शुरू में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट था। बाद में क्या हुआ, दूसरे देशों के जो लोग हमारे देश में फंस गए थे उनको वापस भेजने के लिए सरकार ने 4 देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। तो इन देशों के बहुत सारे नागरिकों को एयर इंडिया इनके देशों में छोड़ के आई। लेकिन राइटर कहते हैं हैरानी की बात यह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स इन देशों के यात्रियों को छोड़कर आई लेकिन खाली वापस आ गई। मतलब कम से कम ऐसा तो होना चाहिए था ना कि आप गए हो इन देशों के यात्रियों को छोड़ने, तो कम से कम जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड, यहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लेके आ जाओ, लेकिन नहीं। तो इसलिए इन देशों में जो यात्री फंसे थे उन्हें तो ये रियलाइज हुआ हमारे साथ धोखा हो गया, खाली वापस जाने के बजाय कम से कम आप हमें वापस लेके चले जाते। खैर देर सवेर सरकार जागी, सरकार ने कहा कि हम ये मिशन लॉन्च करेंगे। और उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी सरकार का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स से रेल टिकट के पैसे लिए हैं, तो सरकार ने डिसाइड किया कि विदेशों से ये जो भारतीय फंसे हुए हैं जिनको हम वापस ला रहे हैं इनसे भी हम पैसे लेंगे। तो अच्छी खासी रकम इनसे वसूली गई। राइटर का कहना है 1990-91 के बाद ऑलमोस्ट 30 के आसपास सरकार ने इस प्रकार के मिशंस चलाए हैं विदेशों में फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने उनसे पैसे वसूले हों। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने
इवैक्यूएट किया विदेशों में फंसे भारतीयों को और उनसे पैसे वसूले। इसके बाद राइटर कहते हैं जब देखो एग्जीक्यूटिव फेल हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस दें ताकि एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई थी विदेशों में फंसे भारतीयों के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आप जहां पर हो वहीं पर रहो। तो हमें थोड़ी और भी निराशा हाथ लगी। लास्ट में राइटर सजेशन ये देते हैं कि देखो फ्यूचर में भी इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो इसके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को कैसे इवैक्यूएट करेगी, कितने समय में इवैक्यूएट करेगी, पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, क्या कम्युनिकेशन चैनल होगा, इंडिविजुअल्स के क्या राइट्स होंगे। ये सब अगर एक पॉलिसी के माध्यम से पहले से प्री डिसाइडेड हों तो जो भारतीय विदेशों में फंस गए हैं वो देखो ब्यूरोक्रेट्स या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की विम्स एंड फैंसीज पर निर्भर नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मन आया तो अभी इवैक्यूएट कर लेते हैं, नहीं तो 1 महीने बाद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा राइटर के अनुसार। लास्ट में अपनी बात को थोड़ा और बल प्रदान करने के लिए राइटर बोलते हैं 2022 तक 50 मिलियन इंडियंस ट्रैवल अब्रॉड करेंगे। तो अगर इस प्रकार की पॉलिसी होती है तो सबको फ़ायदा होगा, इवन सरकार की भी जिम्मेदारी डिसाइड हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज तो सरकार का ये कहना कि जिस भी पर्सन के पास इंडियन पासपोर्ट है अब उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है पहले के अपेक्षाकृत, इस बात में जनता का जो विश्वास है वो कम हो जाएगा। पासपोर्ट पर भी ये लिखा हुआ है कि जिस पर्सन के पास ये पासपोर्ट है उसे आप अलाउ कर दीजिए, उस पर्सन की हेल्प की जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मुश्किल की घड़ियों में। लेकिन इस बात को भी एक्सरसाइज नहीं किया गया सरकार ने। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑयल प्राइसेस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले साल के अपेक्षाकृत इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम हैं वो 45% तक कम हैं और हमारे देश में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो डीरेगुलेटेड हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से महंगा ऑयल परचेज कर रही हैं ऑयल कंपनीज तो वो कंज्यूमर्स को महंगा ऑयल दें, और अगर सस्ता प्रोक्योर कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट से तो कंज्यूमर्स को भी सस्ता दें। बट हुआ क्या, इंटरनेशनल मार्केट में इतना सस्ता ऑयल होने के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑयल दाम को रिड्यूस नहीं कर रही हैं। चलो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नहीं कर रही हैं ये समझ में आता है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अभी डर है कि डिमांड वो देखना चाहती हैं। अगर डिमांड बढ़ती है तो वो दाम को रिड्यूस कर देंगी, अगर कम है तो अभी वो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए हैं। बट आप सरकार की बात देखिए, सरकार ने क्या किया, 2 महीने में 2 बार पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। अब देखो सिचुएशन ये है, इवन ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिला के बेस प्राइस जो है पेट्रोल का वो है 1 लीटर 18 रुपये के आसपास, ये देखिए। लेकिन दिल्ली में पेट्रोल अभी कितने का मिल रहा है, 1 लीटर 71 रुपये के आसपास। जितने का फाइनली 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है उसमें देखो 46% जो टैक्सेस हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट का अलग से सेल्स टैक्स है क्योंकि पेट्रोलियम अभी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, तो राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के ऊपर अपना टैक्स लगा सकती हैं। तो सोच के देखिए 72 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है, 46% जो 72 में टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने भी लगा रखे हैं, उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी मुनाफा है। तो बढ़ता बढ़ता ऑयल के जो दाम हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि देखो ज़्यादा फ़ायदा उन्हें तभी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच वैसे ये है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचानी है, तो रेवेन्यू कहीं ना कहीं से तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए और यहाँ से कुछ रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। बट दिक्कत ये है पेट्रोल और डीजल बिक तो नहीं रहा ना। पूरे 2 महीने तक हमारे देश में लॉकडाउन रहा, ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ना के बराबर हुई।
अभी भी विभिन्न राज्यों के बीच मूवमेंट ना के बराबर है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पेट्रोल और डीजल बिकेगा ही नहीं, और पेट्रोल और डीजल बिकेगा ही नहीं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेगी पेट्रोल और डीजल से? ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को समझने की आवश्यकता है। और एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो करती है, ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे देखो 2018 के असेंबली इलेक्शन से पहले एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन सरकार ने टैक्सेस को कम कर दिया और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बोला कि आप रेट कम कर दीजिए, इससे इलेक्शन में फ़ायदा होगा। मतलब उनको थोड़ी ना बोला होगा इलेक्शन में फ़ायदा होगा, उन्होंने सोचा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ना कि ऑयल मार्केट हमारे देश में पूरी तरह से डीरेगुलेटेड नहीं है, जो कि सरकार बोलती है कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसिंग है अभी डीरेगुलेटेड है। नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वर्किंग में सरकार इंटरफेरेंस करती है, और सरकार अब जो ये बीपीसीएल को बेचना चाहती है, बीपीसीएल समेत कुछ दूसरे पीएसयूज को सरकार बेचना चाहती है। सरकार को लगता है कि इनको बेच के हमें 2.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा हमारे लिए। तो देखो बीपीसीएल को कोई अच्छे दाम में खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको लगेगा अरे सरकार तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वर्किंग में इंटरफेरेंस करती है, तो इसलिए ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है बीपीसीएल को परचेज करना। तो ज़्यादा अच्छे दाम नहीं मिलेंगे सरकार को बीपीसीएल को बेच के। तो आवश्यकता ये है कि सरकार इन चीज़ों के बीच में बैलेंस इस्टाब्लिश करे। हालांकि सरकार का अभी जो कंसर्न है ठीक है, कहीं ना कहीं से तो रेवेन्यू को सोर्स करना होगा, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। लेकिन सरकार वैसे भी समय समय पर इंटरफेयर करती है ऑयल प्राइसिंग में, जो कि गलत है। ये पूरी तरह से डीरेगुलेटेड होना चाहिए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ऑयल प्राइस से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल पुवर्टी से संबंधित है। सबसे पहले आप पुवर्टी की डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन देखो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी अगर पुवर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछती है तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। वहाँ पे डेफिनेशन आप बनाने लगोगे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डेफिनेशन जरूरी चीज़ों की आप पहले से याद करके जाइए। पुवर्टी की डेफिनेशन स्कूलों में हम पढ़ते थे। पुवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन लाइफ जीने के लिए अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता। एसेंस वही है। इस प्रकार की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पुवर्टी एक ऐसी स्टेट है या फिर कंडीशन है जिसमें पर्सन के पास या फिर इंडिविजुअल के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते या फिर इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ लाइफ जी सके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो ये टर्म है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये हर एक सोसाइटी के लिए अलग अलग होता है। जैसे हो सकता है इंडिया में ये कहा जाए कि अगर कोई पर्सन एक दिन में 50 रुपये कमाता है तो वो गरीब नहीं है। चाइना में ये आंकड़ा अलग हो सकता है, यूएसए में अलग हो सकता है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो अलग अलग होगा अलग अलग सोसाइटी में। इसीलिए डेफिनेशन के साथ आप ये भी ऐड कर दीजिए, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग दैट इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी। हर एक सोसाइटी में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अलग अलग एक्सेप्टेड होगा। तो इसलिए ये लाइन लास्ट की आप जरूर ऐड कीजिए। कंप्लीट डेफिनेशन हमारी हो जाएगी पुवर्टी की। पुवर्टी देखो अब दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट पुवर्टी और रिलेटिव पुवर्टी। एब्सोल्यूट पुवर्टी का क्या मतलब है? आप एक बात बताइए, लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं सबसे पहले फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेंट्रल मतलब रहने के लिए घर, न्यूट्रिशन। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक ज़रूरतें होती हैं। सीधा सीधा अगर मैं आपको एब्सोल्यूट पुवर्टी की डेफिनेशन बताऊं, किसी पर्सन की इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी लाइफ की बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो सरकार क्या करती है, इन बेसिक ज़रूरतों को देखते हुए, यानी फूड, हाउसिंग, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब को देखते हुए एक लाइन ड्रा कर देती है। मान लीजिए 1000 रुपये। सरकार ने ये लाइन कैसे डिसाइड की? सरकार ने ये लाइन ऐसे डिसाइड की कि अगर किसी की इनकम 1000 रुपये से ऊपर है तो वो अपनी सारी बेसिक ज़रूरतें, फॉर एग्जांपल हाउसिंग, फूड, शेल्टर, इन सबको पूरा कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन 1000 रुपये से कम कमाता है एक महीने में तो वो अपनी इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसका मतलब वो गरीब है। तो ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट पुवर्टी की। सरकार ने एक लाइन ड्रा कर दी, इतनी इनकम होनी चाहिए बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए,
अगर इस इनकम से नीचे कोई आता है तो वो गरीब है, अगर इस इनकम से ऊपर कोई आता है तो वो गरीब नहीं है। तो ये कंसेप्ट हुआ एब्सोल्यूट पुअर्टी का। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव पुअर्टी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मान लीजिए यूएसए में 5 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5। पहले पर्सन की एक महीने की इनकम है $10,000, दूसरे पर्सन की महीने की इनकम है $9,000, तीसरे की इनकम है महीने की $12,000 और चौथे की है $15,000, लेकिन पांचवें की है $2,000। आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी, पांचवें पर्सन की जो इनकम है बाकी 4 पर्सन्स की इनकम के अपेक्षाकृत काफी कम है, $2,000 पर मंथ। वैसे देखो $2,000 में सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, मतलब लाइफ जीने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता है $2,000 में वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं उस सोसाइटी का जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसके लिए एक महीने में इनकम कम से कम $5,000 होनी चाहिए, क्योंकि जिस सोसाइटी में ये 5 पर्सन्स रहते हैं उस सोसाइटी के कल्चर के हिसाब से एसी होना जरूरी है, घर में कार होना जरूरी है, लैपटॉप होना जरूरी है, मतलब ये सब चीजें होना इस सोसाइटी का मिनिमम स्टैंडर्ड है। अब पांचवा पर्सन $2,000 जिसकी इनकम है वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कार नहीं कर सकता, वो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो बेसिक लाइफ की बुनियादी चीजें हैं जैसे शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, इन सबको अफोर्ड कर पाता है पांचवा पर्सन। तो इसका मतलब ये पांचवा पर्सन रिलेटिव पुअर है। वैसे वो पर्सन एब्सोल्यूट गरीब नहीं है। एब्सोल्यूट गरीब तो तब होता ना जब लाइफ की बेसिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाता, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन पांचवा जो पर्सन है बेसिक आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है, लेकिन बाकी समाज से अगर हम कंपेयर करें, बाकी 4 पर्सन्स से हम कंपेयर करें, समाज के मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से हम कंपेयर करें तो वो पर्सन गरीब है, रिलेटिवली गरीब है। तो ये पुअर्टी है रिलेटिव पुअर्टी। समझ गए आप कंसेप्ट क्या है एब्सोल्यूट पुअर्टी का और रिलेटिव पुअर्टी का। रिलेटिव पुअर्टी देखो काइंड ऑफ यूनिवर्सल है, हर एक देश में है रिलेटिव पुअर्टी। अब मान लीजिए एक सोसाइटी में 10 लोग हैं, बाकी 9 की एक साल में इनकम $1 करोड़ के आसपास है और 10वें पर्सन की एनुअल इनकम एक साल में $1 लाख के आसपास है। अब देखो $1 लाख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी 9 पर्सन्स के अपेक्षा कर तो उसकी इनकम काफी कम है ना। तो $1 लाख एक साल की इनकम होने के बावजूद वो रिलेटिव पुअर है। इसलिए रिलेटिव पुअर्टी यूनिवर्सल है, हर एक देश में एग्जिस्ट करती है। और जो एब्सोल्यूट पुअर्टी है वो किसी देश में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। रिलेटिव पुअर्टी देखो इनइक्वालिटीज की वजह से होती है, असमानताओं की वजह से। कोई जरूरी नहीं कि जिसकी इनकम कम है वो गरीब है, बस ये है कि उसकी इनकम बाकी लोगों की अपेक्षाकृत कम है, यानी इनइक्वालिटीज हैं इनकम में, असमानताएं हैं इनकम में। तो इसी वजह से रिलेटिव पुअर्टी को इरेडिकेट करना यानी खत्म करना मुश्किल होता है, जबकि एब्सोल्यूट पुअर्टी को अपेक्षाकृत खत्म करना आसान होता है। नेक्स्ट देखो, हम पुअर्टी के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको पुअर्टी से संबंधित कुछ लिखना हो तो आप कई सारी डायमेंशंस कंसीडर कीजिएगा। रोटी कपड़ा मकान तो है ही, यानी फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, ये सब चीजें तो हैं ही। दूसरी डायमेंशंस आप पुअर्टी से संबंधित ऐड करोगे, माल न्यूट्रिशन, लो इनकम, इलनेस, लिविंग कंडीशंस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, एजुकेशन इलिटरेसी, एक जैसे पॉइंट्स हैं, ये आप लिख सकते हो। तो ये सारी डायमेंशंस आप जरूर ऐड कीजिएगा जब पुअर्टी के बारे में आपको कुछ लिखना हो। हम मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी डिस्कस करें, यानी पुअर्टी को कैसे मेजर किया जाता है, लाइन क्या है, उससे पहले एक और कंसेप्ट मैं आपको करवाना चाहता हूं। पुअर्टी के काजेस क्या हैं, यानी पुअर्टी होती क्यों है, गरीबी किस कारणवश आती है। पहले देखो हम कुछ थ्योरीज की बात करेंगे कि पुअर्टी क्यों आती है, उसके बाद हम इंडिया के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की बात करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है पुअर्टी का, लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन है। पहले हम बात करेंगे थ्योरीज की, क्या थ्योरीज दी गई हैं वेरियस थिंकर्स के द्वारा पुअर्टी के लिए। सबसे पहली थ्योरी तो देखो ये है जो पुराने समय में दी जाती थी, अगर कोई गरीब है तो अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से गरीब है। किसी ने पिछले जन्म में पाप किए होंगे जिसकी सजा उसे इस जन्म में मिली है, यानी वो इस जन्म में गरीब है।
पुराने समय में दी जाती थी। ये थ्योरी आज के समय में टोटली इररिलेवेंट है। आज के समय में देखो, सबसे पहली जो थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है अगर कोई पर्सन गरीब है तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्सन गरीब है तो वो अपनी इनएफिशिएंसी के कारण गरीब है, वो आलसी है, लेजी है, वो कुछ करना नहीं चाहता, तभी वो गरीब है। लेकिन देखो, कुछ सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी को मानते नहीं हैं। सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं गरीबी आती है वेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। जैसे डॉक्टर स्किल्ड होता है, डॉक्टर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, वेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं डॉक्टर के। उसके बाद आप नर्स का एग्जांपल ले सकते हो। नर्स सेमी स्किल्ड होती हैं, तो डॉक्टर की अपेक्षाकृत नर्स की जो वेजेस हैं वो कम होते हैं थोड़े। और सबसे लास्ट में वार्ड बॉय तो आप कह सकते हो एक प्रकार से अनस्किल्ड होता है। सबसे कम वेजेस होते हैं वार्ड बॉय के। अब इस एग्जांपल में आपने देखा जो पर्सन अनस्किल्ड है उसके वेजेस सबसे ज़्यादा कम हैं। तो सोशलिस्ट ये कहते हैं देखो, इंडिविजुअल को अगर आप स्किल दोगे तो वो गरीब थोड़ी ना होगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल लेजी है, इनएफिशिएंट है, इनइफेक्टिव है, इसलिए वो गरीब है। मतलब है कि उस पर्सन के पास स्किल्स नहीं है। अगर आप उसको स्किल दोगे तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिविजुअल अपनी गरीबी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए? यानी एसेंस ये निकलता है, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि कोई पर्सन अपनी गरीबी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इस थ्योरी का विरोध करते हैं। वो कहते हैं इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको स्किल्स नहीं हासिल हुई, इसलिए वो पर्सन गरीब है। तीसरा है कल्चर या फिर सब कल्चर ऑफ पुअर्टी। इस कंसेप्ट के अनुसार देखो, जो लोग गरीब हैं यानी पुअर हैं, गरीबी में रहते रहते उनका रहन सहन, उनका बिहेवियर इस प्रकार से डेवलप हो गया है, यानी उनका कल्चर इस प्रकार का बन गया है, अगर कल को परिस्थितियां चेंज होती हैं, सर्कमस्टांसिस अच्छी होती हैं या फिर इकोनॉमिक चेंजेस अच्छे आते हैं, तो भी वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कल्चर ऑफ पुअर्टी। फिर से बोलता हूं, मान लीजिए आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं हैं, सर्कमस्टांसिस अच्छी नहीं हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो कोई पर्सन ABC गरीबी रेखा से नीचे आता है। अब देखो, गरीबी में रहते रहते उसकी आदतें, उसका रहन सहन, उसका बिहेवियर इस प्रकार का डेवलप हो गया है, यानी पुअर्टी का एक कल्चर डेवलप हो गया है। कल को अगर सर्कमस्टांसिस अच्छी होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है, तब भी वो पर्सन गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसने गरीबी का कल्चर जो डेवलप कर लिया था, उसी कल्चर के हिसाब से वो जी रहा है। उसका बिहेवियर भी पुराने कल्चर के हिसाब से ही है, गरीबी के कल्चर के हिसाब से, उसकी वैल्यूज भी गरीबी के कल्चर के हिसाब से ही हैं। तो ये एक कंसेप्ट है कल्चर और सब कल्चर ऑफ पुअर्टी। नेक्स्ट थ्योरी है पुअर्टी की सोशल स्ट्रक्चर। इस थ्योरी के अनुसार देखो, अगर सोशल स्ट्रक्चर किसी देश में ऐसा है कि उस देश में एजुकेशनल अटेनमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में संभावना ज़्यादा है गरीबी की। यानी सोशल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए, ना कि इंडिविजुअल, इस थ्योरी के अनुसार। तो ये हमने पुअर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ थ्योरीज की बात की। 3 थ्योरीज मैं आपको और भी बताता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस में देखो एक कंसेप्ट आता है सरप्लस वैल्यू का। सिंपली अगर आपको एसए में या फिर जीएस में कोट करना हो तो बता देता हूँ क्या है ये कंसेप्ट। मान लीजिए एक क्रिकेट बैट की कीमत है 60 रुपये, यानी 60 रुपीज़। क्रिकेट बैट जो बैट्समैन बैट यूज़ करता है। अब देखो, इस क्रिकेट बैट को बनाने में रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ, लकड़ी इस्तेमाल हुई, रबड़ की ग्रिप इस्तेमाल हुई। मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल की कीमत है 10 रुपये, 10 नहीं 20 मान लेते हैं, 20 रुपये। और जो लेबर लगी उस क्रिकेट बैट को बनाने में, यानी जिस पर्सन ने अपनी मेहनत से वो बैट बनाया, उस लेबर कॉस्ट मान लेते हैं उस पर्सन की 20 रुपये। मिसलेनियस चार्जेस हम मान लेते हैं 10 रुपये और 10 रुपये मान लेते हैं प्रॉफिट। मार्क्स का सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट ये कहता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, लेबर कॉस्ट तो कम कर दी जाती है। लेबर कॉस्ट थी वास्तव में 20 रुपये, लेकिन चूंकि मार्केट में आसानी से लेबर अवेलेबल है, लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले, लेकिन काम कम है, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है। यानी सप्लाई ज़्यादा है लेबर की लेकिन डिमांड कम है। तो फैक्ट्री मालिक या फिर कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं वो मजबूर करते हैं वर्कर्स को, यानी लेबर क्लास के लोगों को सस्ते में काम करने के लिए। तो 20 रुपये वास्तव में लेबर कॉस्ट थी,
लेकिन मजबूर किया जाता है लेबर को 15 रुपए पे काम करने के लिए, और 5 रुपए जो कम दिए गए लेबर को, वो 5 रुपए प्रॉफिट ज्यादा हो गया। और लेकिन ये प्रॉफिट किसको हुआ? ये हुआ कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों को, यानी जिसकी फैक्ट्री थी बैट बनाने की। तो ऐसे होता रहता है, यानी जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ज्यादा जमा होता जाता है, और जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, वो और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा ज्यादा पता होना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि ज्यादा अगर आपको पता होता है ना चीजों के बारे में, पुअर्टी के बारे में आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनको आप फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से देख लेते हैं, 30 सेकंड लगेंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है। इसमें क्या होता है, एजी फ्रैंक के द्वारा यह थ्योरी दी गई थी। एजी फ्रैंक कहते हैं वर्ल्ड ना डिवाइडेड है दो टाइप के कंट्रीज के बीच। कुछ कंट्री जो है वो पुअर कंट्री है, और कुछ कंट्री जो है वो रिच कंट्रीज हैं। जो गरीब देश हैं वो डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज पे। उसी प्रकार से देश के अंदर भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो गरीब हैं, और कुछ रीजन्स किसी देश के अंदर ऐसे हैं जो अमीर हैं। जो गरीब वाले रीजन्स हैं वो डिपेंडेंट हैं उस देश में अमीर रीजन्स के ऊपर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बीटी कॉटन का। देखो 2001 में सिचुएशन हमारे देश में ऐसी थी कि हम कॉटन को इंपोर्ट करते थे, लेकिन उसके बाद बीटी कॉटन आया जो कि एक जीएम क्रॉप है। बीटी कॉटन के बाद हम अब कॉटन को एक्सपोर्ट करने लगे हैं, यानी कॉटन की पैदावार एकदम से बढ़ गई है। लेकिन आप सोच के देखिए, कॉटन के सीड्स कौन मुहैया करवा रहा है? मेनली डोमिनेशन है मोनसेंटो कंपनी की। मोनसेंटो कंपनी किसकी है? यूएसए की है। तो काइंड ऑफ हम डिपेंड हो गए हैं यूएसए के ऊपर। अब देखो शुरुआत में तो इन सीड्स ने अच्छा काम किया, लेकिन अब इन सीड्स से पैदावार उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और ज़्यादा सीड्स खरीदने पड़ते हैं। मोनसेंटो कंपनी ने सीड्स के दाम भी बढ़ा दिए हैं, तो गरीब किसान और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि अब उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है मोनसेंटो कंपनी के ऊपर। यह थ्योरी दी गई थी एजी फ्रैंक के द्वारा। थ्योरी का नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। लास्ट थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी, गरीबी की। फंक्शनल थ्योरी दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हर्बर्ट गैंस के द्वारा। आप में से किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा तो आप ये सारी थ्योरीज ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकते हो, नाम भी याद कर सकते हो थिंकर्स के, लेकिन जीएस के लिए नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फंक्शनल थ्योरी में क्या कहा जाता है, गरीबी जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, यानी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं उनके लिए गरीबी इंपॉर्टेंट है, फायदे का सौदा है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है हर्बर्ट गैंस के द्वारा पॉलिटिशियंस का। अगर गरीबी देखो समाज से खत्म हो जाएगी तो पॉलिटिशियंस लिप सर्विस क्या करेंगे, बड़े बड़े वादे क्या करेंगे, इसलिए पॉलिटिशियन वास्तव में चाहते ही नहीं गरीबी को खत्म करें। पुलिस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, गरीबी है तो नंबर ऑफ क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए पुलिस जो है ब्राइब लेती है, पुलिस का काम भी चलता रहता है, इसलिए पुलिस नहीं चाहती गरीबी खत्म हो। एनजीओ जो गरीबी को खत्म करने के लिए काम करते हैं, गरीबी की वजह से ही तो एनजीओज की रोजी रोटी चलती है, इसलिए वो भी नहीं चाहते कि गरीबी खत्म हो। मेडिसिनल प्रोफेशनल, अगर देखो गरीब लोग हैं तो उनको डिजीज ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि गरीबी खत्म ना हो। इवन मिडिल क्लास के लोग भी, क्योंकि उनके लिए गरीब लोग जो हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं, उनको लगता है कि हाँ कोई तो है समाज में जो हमसे भी गरीब हैं। सबसे लास्ट में गरीब लोग जो हैं वो समाज के फिल्थी काम करते हैं। फिल्थी काम मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, मैनुअल स्क्वेंजिंग होगी, अगर कोई गरीब होगा ही नहीं तो ऐसे काम कौन करेगा। तो काइंड ऑफ थोड़ी अजीब थ्योरी है, ये फंक्शनल थ्योरी है, ये दी गई थी हर्बर्ट गैंस के द्वारा। तो ये सारी थ्योरीज आप कोट कर सकते हो एक एक दो लाइनों में, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।